Disperse, refraction and dispersion. Okay, this yesterday I have discussed. Firstly, I will check the range from where you will see it. Okay, how far you will see it. देखो बच्चे, मैं रिकैप कर देता हूं आपको थोड़ा रिफ्रैक्शन, क्योंकि कल बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट नहीं थे हमारे क्लास में, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम. Refraction and dispersion of light. Dispersion of light. मेरी आवाज जा रही है ना? हेलो, ओके, वेरी गुड. जैसे आवाज नहीं जाएगी तुरंत बोल दीजिएगा, सर यू आर नॉट ऑडिबल. ओके, और रेस्पॉन्स जरूर देना है. क्लास इंटरैक्टिव होना चाहिए. ओके, ये नहीं कि शांति से सुनते रहिएगा. हाँ, ठीक है कि रजाई के अंदर आप लोग बैठे हुए हैं, लेकिन तो भी रेस्पॉन्स दीजिएगा. मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा बच्चे रजाई के अंदर ही होंगे. ओके, तो रिफ्रैक्शन इज एक्चुअली व्हाट? इट इज बेंडिंग फेनोमेना. बेंडिंग फेनोमेना. रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग फेनोमेना. किसका? लाइट है ना? लाइट. When light travels from one medium to another medium, it gets bent. Okay? Yani, if it is medium 1 and it is medium 2, and if its refractive index will be different, then light will bend. ये बात आप याद रखें कि ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया और वो बेंड कर ही जाए. इट इज नॉट नेसेसरी. ठीक है, जब तक मीडियम, दोनों मीडियम का डेंसिटी डिफरेंट नहीं होगा, तब तक बेंडिंग फेनोमेना नहीं होगा. ओके माय चिल्ड्रन? यस सर. फिर मैंने कल आप लोगों को बताया था, जो हमारे क्लास में कल थे, कि ये डेंसिटी जो है, दिस डेंसिटी इज ऑप्टिकल डेंसिटी. इट इज नॉट मास डेंसिटी. मास डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी इज डिफरेंट. ओके, मास डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम and optical density is dependent on refractive index. The medium which refractive index will be more, we will consider it of optically denser medium. यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसको मैं मानूंगा डेंसर मीडियम. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के तरफ से आवाज नहीं आनी चाहिए. ओके, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए कृपया ये ख्याल रखें. ओके माय बच्चे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं इंडिकेट कर रहा हूं सिंबल एन से. ओके, मान लिया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 का 1.3 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है. ओके, तो ये फिगर से आप बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2
is greater than refractive index of medium 1. Okay? Okay, my child? Yes. Therefore, we can say that medium 2 is optically denser in comparison to medium 1. कह सकता हूं ना? हाँ, क्योंकि मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसलिए मैं कहूंगा ये ऑप्टिकली डेंसर है। और मैंने कल बताया था कि ये रेयरर और डेंसर कॉम्पेरेटिव है, कॉम्पेरेटिव है ना, एक दूसरे के तुलना में है। ये नहीं आप कह सकते हैं कि मान लिया यहां एयर है और यहां ग्लास है, तो आप ग्लास को बोलते हैं ऑप्टिकली। एक मिनट, थोड़ा सा मैं समझाने के लिए दूसरा एग्जांपल लेता हूं। यहां मैंने वाटर लिया, मैं कहूंगा वाटर इज डेंसर इन कंपैरिजन टू एयर, है ना। एयर के कंपैरिजन में वाटर डेंसर है। कंपैरेटिव स्टडी, डेंसेस्ट नहीं लिखा हुआ है, रेयरेस्ट नहीं लिखा रहता है। ओके, आप गौर कीजिए, रेयरर, डेंसर, आप पढ़ते होंगे इंग्लिश में, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री पढ़ते हो ना। यहाँ कंपेयर किया गया है। अब जैसे, हाँ, जैसे वाटर के बाद मैं ले लेता ग्लास, तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा, ग्लास और वाटर को, तो विच विल बी डेंसर? ग्लास, वेरी गुड। एंड with respect to glass, water will be rarer. अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जो भी रेयरर और डेंसर हम बोलते हैं वो कंपेयर करके बोलते हैं। अगर कोई पूछ देगा तुमसे कि बताओ वाटर रेयरर है या डेंसर है, तो पूछने वाला गलत है, पूछने वाला गलत है। आप उससे पहले ये क्वेश्चन कीजिएगा, किसके रेस्पेक्ट में आप पूछ रहे हैं कि वो रेयरर है या डेंसर है। ओके, गॉट इट? गुड। अब देखो, आपके बुक में रेयरर और डेंसर को समझाने के लिए जो मेजरमेंट क्राइटेरिया लिया गया है वो दो तरह से लिया गया है। एक बताया गया है स्पीड के हिसाब से और एक बोला गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से। स्पीड के हिसाब से बोला गया है कि the medium in which the speed of light will be less will be considered as optically denser, लिखा हुआ है ना। यानी जिसमें स्पीड कम होगा वो डेंसर होगा और जिसमें स्पीड ज्यादा होगा वो रेयरर होगा। ओके माय चिल्ड्रन? ओके सर। और दूसरा क्राइटेरिया है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है speed of light in air या vacuum to that of speed of light in medium, any medium. Okay? बहुत अच्छा, मुझे खुशी हुई कि बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक मिनट जरा सा सेटिंग कर लेते हैं। सुनो, कौन पूछा? बहुत अच्छा हमको लगा कि मतलब बीच में। हाँ, नाम बताओ, सेक्शन बताओ। वेरी गुड। देखो बच्चा, आप ये वर्ड गौर करते हैं, क्या लिखा रहता है? ऑप्टिकली, ऑप्टिकली रेयरर, है ना, या ऑप्टिकली डेंसर लिखा रहता है। वर्ड पे गौर करो, ऑप्टिकली वर्ड लिखा हुआ है। ऑप्टिकली मतलब कोई बता सकता है मेरे प्यारे बच्चे लोग? क्यों लिखा रहता है ऑप्टिकली? थ्रू विच लाइट पासेस, यानी वैसे मीडियम की हम पढ़ाई कर रहे हैं जिससे लाइट पास करे, इसीलिए यहां वर्ड लिखा हुआ है ऑप्टिकली। अब मैं समझता हूं
कि जो बच्चा सवाल किया था वो थोड़ा थोड़ा समझ रहा होगा मेरा मीनिंग, कि जिससे लाइट पास ही ना करे उसका मुझे चर्चा ही नहीं करना है ना बच्चे? यस। तो मैं समझूं कि आप समझ गए ये बात कि वी हैव नॉट टू कंसीडर ऑपेक मटेरियल, वी आर कंसीडरिंग ओनली ऑप्टिकल। जानते हो जब बड़े हो जाओगे 11th-12th में जब चले जाओगे तो लाइट चैप्टर का नाम होता है ऑप्टिक्स। ये फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसको हम लोग ऑप्टिक्स कहकर पढ़ते हैं। सुने भी होंगे, जिसके बड़े भैया वगैरह होंगे वो सब बोलते होंगे वेव ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ऐसा कुछ नाम लेते होंगे। तो वही बात है, वो ये ब्रांच है ऑप्टिक्स का। यानी हमें सिर्फ चर्चा करना है उन सब चीजों का जिससे लाइट पास करे। हम यहाँ दीवार का चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। तुम गौर करो, इसके बाद ही हम पढ़ने जाएंगे लेंस। लेंस से क्या होता है? लाइट पास करता है। लगे हाथ में एक और एग्जांपल दूंगा आपको। आप जनरली जो भी चश्मा का दुकान रहेगा उसमें लिखा रहेगा मिश्रा ऑप्टिकल, वर्मा ऑप्टिकल, रहता है ना लिखा हुआ? क्यों लिखा रहता है ऑप्टिकल? क्योंकि वो ये कहना चाह रहा है कि मैं वो चीज बनाता हूं जिससे लाइट पास करता है। कहां लिखा रहता है मिश्रा चश्मा वाला? मिश्रा ऑप्टिकल जनरली लिखा रहता है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपका बुक देख रहा था, उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे थे, जैसे हाँ एक चीज मिस कर रहे हैं। मैं तो ये ना चर्चा कर रहा था स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, है ना? ऊपर में किसका कहाँ स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट कहाँ ऊपर में? एयर या वैक्यूम, जो कि कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑलवेज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन नीचे वाला तो डिफर कर सकता है ना बच्चा। नीचे हो सकता है मैं कभी लाइट को ग्लास में भेजूं, कभी मैं उसको वाटर में भेजूं, हो सकता है ना? तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वही क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो जरा सा आप सुनिएगा ध्यान से, अगर ये वैल्यू ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा। कम होगा। अब आप अपने दिमाग से सोचिए, किसी मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, तोड़ के समझा रहे हैं, किसी मीडियम में यदि स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है तो उसको रेयरर मीडियम कहोगे कि डेंसर? जल्दी बोलो। रेयरर कहोगे। अब जरा सुनिएगा, रेयरर मीडियम कहोगे। अब सुनो, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो कम होगा। यानी हम दूसरे वे में कह सकते हैं ना कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयरर मीडियम। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? यानी आप दूसरे वे में बोलना सीख गए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि कम तो वो रेयरर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि ज्यादा तो वो डेंसर मीडियम। ओके सब लोग? वेरी गुड। अब मैं बता रहा हूं, यही बात कल मैंने चर्चा की आप लोगों से कि ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी दोनों में अंतर है। जब आप लाइट की बात करते हैं तो वहां ऑप्टिकल डेंसिटी का बात करते हैं, और ऑप्टिकल डेंसिटी को मतलब नहीं है मास और वॉल्यूम से। ऑप्टिकल डेंसिटी को मतलब किससे है? वेरी हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है, वो भी ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन शॉर्ट में अब टर्म यूज करेंगे कि does a measurement criteria of ये optical density is refractive index. Refractive index measures that how the light will bend या at what angle the light will bend, ये मेजर करता है। ओके तो कल केरोसिन और वाटर वाला एक एग्जांपल दिए थे, कुछ बच्चे थे ना आज मौजूद हैं कि नहीं कल वाले?
कल वाला कोई मौजूद नहीं है। हाँ, याद है ना, किरोसिन और वाटर में हम क्या बोले थे कि अगर मास डेंसिटी की बात करोगे तो किरोसिन जो है वो क्या है, हल्का है ना, और वाटर क्या है, भारी है। ठीक, क्योंकि कल कम बच्चा था इसलिए मैं जल्दी से ये बात बता देता हूं ताकि दिमाग में जाए ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी का डिफरेंस। हाँ, देखो, कल मैंने बताया था कि किरोसिन ऊपर है और वाटर नीचे है। ये वाटर का नीचे रहना उसका मास डेंसिटी कारण है। ठीक, क्योंकि इसका डेंसिटी ज्यादा है, और किरोसिन ऊपर इसलिए है क्योंकि उसका मास डेंसिटी कम है। अब दिमाग में बच्चों को आ जाता है ये रेयरर है और ये डेंसर है, आ गया होगा दिमाग में आप लोग को भी। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें यदि, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किरोसिन का ही ज्यादा है बजाय वाटर। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किरोसिन इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। और इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्टिकल डेंसिटी के हिसाब से ये डेंसर है और वाटर रेयरर है। सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब आपके दिमाग में यदि आता है कि ये रे इधर मुड़ जाएगा तो ये गलत है, ये रे अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। ये आपको मालूम है ना कि यदि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम, ये तो डेंसर ना हो गया जी, किरोसिन डेंसर मीडियम हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, रेयरर हो गया। तो डेंसर से जब रेयरर में जाता है तो वो क्या होता है, लाइट, रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बच्चों में जोश है, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा क्लास लग रहा है। डी एंड एफ बोथ बोथ। हाँ, अब सुनो, ये जो रिफ्रैक्शन है, कभी आपके क्लास में मैं आया हूँगा अगर, तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, हाँ नहीं, आप लोग को लगता हो क्या कि पेचीदा है, ऐसा है वैसा है, लेकिन जब आप ये सोच के पढ़ने लगिएगा ना कि ये सब चीज हमको जानकारी दे रहा है, आप ये सोच के ना पढ़ें कि हमको कल एग्जाम देना है टर्म 2, आप ये सोच के पढ़िए कि हम इससे क्या सीख रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि क्या पढ़ रहे हैं, एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। शुरुआत में कुछ रूल पढ़ लेंगे और फिर धीरे धीरे देखेंगे कि नेचर में ये रूल कहाँ लग रहा है। यही है फिजिक्स, फिजिक्स यही है कि नेचर में ये कहाँ यूज हो रहा है। जैसे जैसे मैं आपको कुछ कुछ नेचर का बात बता रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर आपका ह्यूमन आई मैं देख रहा था, और यदि संभव हो तो कोई बच्चा मुझे, आप लोग को शायद यदि मिला होगा सिलेबस, तो टर्म 2 वाला जो एक है ना वो साइंस वाला मुझे भेज दीजिएगा अगर हो सके तो, ठीक है ना। ओके ना, जैसे अब रिफ्रैक्शन तुमको मैं बताऊंगा। हाँ, कुछ बोलना क्या? हाँ 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 हाँ, तो वही सब पर बात होगा, बेंड क्यों होता है या इस बेंड होने से नेचर पे क्या क्या असर पड़ता है। जैसे स्टार आप जितना ऊंचा देखते हैं ना, एक्चुअल में उतना ऊंचा होता नहीं। एक ये हुआ लॉ नेचर। दूसरा, आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि सनराइज और सनसेट, ठीक है, सनराइज और सनसेट के समय सन का कलर आप देखे हैं कैसा होता है? मुझे तो लगता है कि हमारा बच्चा सब सनराइज देखा भी नहीं होगा,
क्योंकि सवेरे उठता तो है नहीं। ओ ओ, हमको लग रहा है सनसेट वाला देख के बता रहा है कि सनराइज भी ऐसा ही होता होगा। गुड। हाँ। रेड होता है, धीरे धीरे ऑरेंज येलो होते होते व्हाइट हो जाता है। ये भी पढ़ेंगे क्यों। आप कभी कभी स्विमिंग पूल या कोई नदी जो साफ तालाब रहा होगा, आपको बड़ा पानी उसका साफ सुथरा लग रहा होगा और उससे सीढ़ी उसमें दिख रहा होगा, आप उस सीढ़ी को अंदाज करके जैसे ही अपना पैर रखते हैं, आपका पैर कुछ और नीचे चल जाता होगा। ऐसा कभी हुआ है? हाँ, ये सब कारण है। हाँ, ये सब कारण है रिफ्रैक्शन। फिर रेनबो का फॉर्मेशन। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि ठीक है, पढ़ाई में थोड़ा सा तो शुरुआत में लगेगा ही, रूल लॉ ये सब तो रहेगा ही, लेकिन फिर हम लोग देखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का तो पता नहीं, लेकिन सेकंड लॉ जो है वो स्नेल दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करने से ही ना पता चलेगा कि कितना बेंडिंग होगा, वो रेयरर है कि डेंसर है, उसे तो ना पता चलेगा। इवन ये भी पता चलेगा जब अगर आप लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े हैं। पहले मैं उसका चर्चा कर देता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों मेजर करते हैं। एक मिनट थोड़ा सा देख लो उस चीज को भी। देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। फर्स्ट लॉ ये कहता है, जो जानते हो सब लोग, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से मैच करता है कि जैसे मैं एक रे, ये इंसिडेंट रे दिया, ये नॉर्मल तो जानते ही होगे, परपेंडिकुलर टू द इंटरसेप्ट, है ना। तो जब आप इंसिडेंट रे को जाने दिए और मे बी ये मीडियम 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका, या मान लिया मैं इसको वाटर मान लेता हूं और इसको मान लेता हूं एयर, ओके, ये लाइट बेंड किया, तो दिस इज इंसिडेंट विच फॉल, जो गिरता है, दैट इज इंसिडेंट। प्लीज प्लीज अगर आपके घर में कुछ आवाज आती है तो कुछ देर के लिए आप अपने माइक को म्यूट कर लें, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा और तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, है ना मेरे बच्चे। हाँ, और देखो ये इंटरैक्शन सेशन बहुत अच्छा होता है, म्यूट नहीं किया हूं मैं, तो आप भी बोल रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं, मैं भी आपको कुछ बोल रहा हूं, मतलब क्लास वाला फीलिंग लगेगा इससे। क्या ठीक कर रहा हूं ना मैं? वेरी गुड। देखो 8th का बच्चा हो तुम लोग, 8th के बच्चे को पूरे जोश में रहना चाहिए, ठीक है ना। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है थोड़ा आलसी होने लगता है। तो आप लोग में एनर्जी होनी चाहिए। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज व्हाट, रिफ्रैक्टेड रे, ओके, एंड दिस इज नॉर्मल, ओके, नॉर्मल। The angle between incident ray and normal is known as angle of incidence. ये मेरा सब बच्चा जानता है, जानता है। And the angle between refracted ray and the normal is angle of refraction. ये भी मेरा सब बच्चा जानता है। गुड। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो भी मैंने बनाया, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, आप थोड़ी देर के लिए समझें कि मैं एक यहां पर
कुछ लिया ही, जैसे ये सैनिटाइजर है, तो मैं अगर ऐसे इंसिडेंट रे जाने दिया, स्वाभाविक है रिफ्रैक्टेड रे ऐसे निकलेगा ना जी। तो मुझे आप खाली इतना बता दीजिए कि वो सारा एक ही प्लेन पे ना है। बात समझे? ये जब मैं रे इस पे गिराया और ये ऐसे निकला, तो ये सब एक ही साथ में ना है, एक ही प्लेन में ना। जैसे मैं यहाँ पर एक पेज रख दूंगा, पेज एक रख दिया, और यहां से मैं इंसिडेंट रे गिराया, तो थोड़ा थोड़ा लाइट उस पेज पे भी आएगा जो यहाँ पर पेज रखा हुआ, और यहां भी मैंने पेज रखा, तो वो रिफ्रैक्टेड रे का थोड़ा सा लाइट उस पे भी आएगा। तो सारा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड, नॉर्मल, वो सारा उस पेज पे ही ना बना। बात समझ रहे हो? ठीक, उस पेज को ही हम कहेंगे प्लेन। मैं इसका एक्टिविटी करा के आपको दिखाऊंगा। उस पेज को ही हम कह रहे हैं प्लेन। जैसे मैं यहां पर बोर्ड पे बना दिया उसको दिखाने के लिए, तो सारा एक ही प्लेन पे ना है। PLAN ही मैं बोल रहा हूं, हो सकता है मेरी आवाज क्लियर नहीं जा रही होगी। प्लेन। तो पहला लॉ यही कहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, सब एक प्लेन पे है। प्लेन, प्लेन। ओके। आज डेट क्या है बाबू? 6। हाँ हाँ हाँ, ओके। हाँ हाँ, पहला लॉ ये हो गया। कैन एनीवन से अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? अरे ये तो बहुत आगे बढ़ गई तुम, ये तो तुम बहुत आगे। क्या? अरे तुम लोग कैसे कैसे पढ़ रही हो बच्चा? अपोजिट ऑफ फर्स्ट लॉ जो तुम बोल रहे हो। देखो तुम लोग के साथ क्या दिक्कत हो रहा है कि तुम लोग थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह भी देख लेते हो, और उससे क्या हो रहा है कि कहीं का टॉपिक कहीं उड़ा दे रहे हो। अब एक कोई बच्ची बोल दी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। सोचो कहाँ का टॉपिक है? जब एयर से ग्लास में गया, ठीक है ना, और फिर ग्लास से एयर में आएगा, तो हम लोग इमर्जेंट रे की बात करेंगे। ठीक, और उस समय जो एंगल बना दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड दैट इज आई। दिस इज इक्वल। ये टॉपिक तो इसके बाद आने वाला है, और यह हो सकता है इसमें होगा भी नहीं। दूसरा, एक बच्चा बोला हमको कि इट विल फॉलो द सेम पाथ व्हेन लाइक, ये है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बच्चा, समझे? सेकंड ये है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दैट ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, और इसी को कहा जाता है स्नेल्स लॉ। समझा? क्या मैंने बोला? जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बना होगा यहां, पहले सुन लो, और जो भी हुआ होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उन दोनों का सिर्फ रेशियो नहीं। 9th या 10th में पढ़ोगे मैथ में, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, कुछ ऐसा रेशियो होता है। उसका रेशियो, यानी इसको ऐसे बोलेंगे, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to that of sine of angle of refraction is always constant. Okay? The second law of refraction is also known as Snell's law. समझे? नो, फिर से मैं बोलता हूं, साफ करके मैं लिख देता हूं, सब कुछ अलग तरीके से ही मैं बताता हूं, हो सकता है कि वो समझ में आए। जैसे एक मीडियम यहां 1 है और ये मीडियम 2 है,
ओके, मैं यहां गिराया लाइट को, ये इंसिडेंट रे है, दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, इतना तो पता चल रहा है। और दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको आप लिखें I1, इसको लिखें R1। ठीक, यहीं से जो लाइट हम फेंके यहीं पर पोजीशन रखे। अब मैं यहां पर गिरा रहा हूं। ओके, अब कुछ भी बना होगा मे के बीच R2 एंड दिस विल व्हाट I2। ये बात समझ रहे हो ना, ये जो लिख रहे हैं, ये बात समझ रहे हो? हाँ, कि यहां से एक लाइट गिरा है तो नॉर्मल बना दिए, तो यहां मान लिया कि 30 डिग्री हुआ होगा, और ये कुछ भी रहा होगा, अभी मुझे इससे मतलब नहीं है। यहां मैं गिराया, स्वाभाविक है, देख रहे हो ये एंगल ज्यादा हो रहा होगा, है ना? ज्यादा एंगल बनेगा कि नहीं? स्वाभाविक है ज्यादा बनेगा। और रिफ्रैक्शन जो भी हो, एक और मैं किया, और दूर मैं भेजा इसको। ठीक, दिस इज I3, दिस इज I3 एंड दिस इज R3। ओके, ये भी क्लियर है? क्लियर है? बोलते जाइए। हाँ, अब स्नेल क्या देखा? स्नेल क्या देखा? स्नेल देखा कि I1 बाई R1 भागा लगा के देखा, I2 बाई R2 इसको भी डिवाइड लगा के देखा, I3 बाई R3 इसको भी डिवाइड करके देखा। देखा कि कुछ नहीं आया, वैसा कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जब उसमें साइन लगाया, साइन I1 बाई साइन R1, साइन I2 बाई साइन R2, साइन I3 बाई साइन R3, देखा कि तीनों बराबर। अब समझ में आया? कुछ कुछ, तुमको कुछ कुछ इसलिए समझ आ रहा है, बहुत कुछ समझ आ जाता अगर मैं थोड़ा साइन कॉस टैन बोल दूं, बता दूं तो। लेकिन ये बेटर नहीं होगा कि क्लास 8 को अभी उतना दूर ले जाया जाए। तुम खाली ऐसा समझो ना कि साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, मैथ में पढ़ोगे। और जैसे एक्चुअली क्या हो गया, ये I 30 डिग्री मान लिया, ये होगा 20 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बाई साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू, अगर ये I2 मान लिया 45 डिग्री होगा, ये कुछ होगा, तो साइन 45 डिग्री बाई साइन 20 डिग्री, साइन मान लिया 60 डिग्री बाई वो भी कुछ होगा, इज इक्वल टू सब कांस्टेंट। अब समझे? थोड़ा उससे बेटर हुआ, थोड़ा उससे बेटर हुआ, थोड़ा सा और मैं कोशिश कर रहा हूं। जैसे कोई बच्चा बोलेगा 2/4, कोई बोलेगा 4/8, कोई बोलेगा 8/16, सब बराबर है कि नहीं बताओ? है ना? वही बात हुआ, वही चीज यहां है कि जब मैंने सब में साइन साइन लगा दिया, तो सब का वैल्यू देखे, जैसे यहां बराबर है ना, वैसे ही बराबर आया। अब तो और थोड़ा बेटर हुआ होगा। हाँ, तो इसी वैल्यू को, जो भी वैल्यू आए, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, क्या कहते हैं उसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये स्नेल के द्वारा खोजा गया था, ठीक है, डिस्कवरी किया गया था, ये एक्सपेरिमेंटल है। तो जो बच्चा पूछा था कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों मेजर करते हैं, तो अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का पता होगा, तो मैं पहले ही ना जान लूंगा कि मैं अगर 30 डिग्री पे कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस गिराया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आएगा, पता चलेगा कि नहीं? कुछ क्लियर हो रहा है? हाँ, और अगर कोई भी दिक्कत होगा तो मुझसे आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब देखो, आगे मैं बताता हूं। जैसे
हाँ 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 हाँ, जैसे मान लो कि एयर और ये वाटर है ना, एयर है वाटर, तुमको बोल दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.3, दे दिया मान लेते हैं, ठीक। और यहां से गया लाइट, तुमको बोला कि भाई हम 30 डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस रखे। ये तो तुम्हारा मर्जी ना है कि तुम कितना डिग्री पे किसी एंगल को इंसिडेंट कराओगे, तो तुम्हारी मर्जी है क्या, तुम चाहोगे तो। हाँ, तो ये अब तुमसे सवाल कर दिया कि बताओ भाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ठीक, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा कि NW मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है, साइन आई बाई साइन आर। ओके, तो मैं यहां वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिया, साइन आई के जगह 30 डिग्री लिख दिया और साइन आर। अब तुम बताओ, क्योंकि इसका तो पढ़े नहीं हो इसलिए उतना नहीं चर्चा करेंगे, तुम साइन 30 डिग्री बराबर आगे पढ़ोगे 1/2 होता है, तो क्या तुमको साइन आर एंगल नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। अरे ये भी पता चल ही गया, ई वैल्यू होता है 1/2, ये पढ़ोगे तो क्या तुमको आर नहीं पता चल जाएगा। अब समझ गए ना कि क्यों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं। ओके, तो अब आइए आपकी क्या क्या फेनोमेना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। जैसे देखो क्या होता है ना कि रिफ्रैक्ट, हाँ हाँ, वो यहाँ पर हम इसलिए सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखे कि जब एयर या वैक्यूम से लाइट जाता है ना, देखो कुछ बच्चा हमको लग रहा है कि बहुत पढ़ता है, जानकारी रखता है, मुझे उसके सवाल से पता चलता है। जैसे अभी जो पूछ रहे हो, मैं बता देना चाह रहा हूँ, मैं शब्द इसीलिए इस्तेमाल कर देता हूँ कि जब एयर और वैक्यूम से लाइट किसी दूसरे मीडियम में जाता है तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। और उस केस में मैं यहाँ कुछ नहीं लिखूंगा, ओके। लेकिन अगर मान लिया वाटर वाटर लाइट जो है वाटर से ग्लास में गया होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर,